हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, जो कि स्पॉन्डाइलो फैमिली की एक क्लिनिकल प्रॉब्लम है। इसके बारे में बात करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूँगा ताकि हम एक-दूसरे से कनेक्ट कर पाएँ। मेरा नाम है डॉक्टर मनोज कुमार और मैं एक कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ राजस्थान के अंदर। मैंने बीपीटी, एमपीटी स्कॉलर हूँ न्यूरो के अंदर। स्पॉन्डाइलो फैमिली में बहुत सारी क्लिनिकल प्रॉब्लम आती है, जैसे स्पॉन्डाइलोसिस, स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी, स्पॉन्डाइलोपैथी, स्पॉन्डाइलोडिसाइटिस, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। तो इन सब के अंदर बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि इनके डिफरेंशियल डायग्नोज क्या होंगे, इनको कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, इनके क्लिनिकल डायग्नोज कैसे निकालेंगे। तो इन चीज़ों को समझने के लिए मैंने एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ, जिसका पहला चैप्टर है स्पॉन्डाइलाइटिस। तो मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि इस सीरीज के अंदर अपने क्या-क्या समझेंगे या फिर इस चैप्टर के अंदर भी अपने क्या-क्या समझेंगे। तो जैसे स्पॉन्डाइलाइटिस है, तो स्पॉन्डाइलाइटिस के अंदर इसके बेसिक डायग्नोज, इसका एक्स-रे कैसे देखने हैं, एमआरआई कैसे देखनी है, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, पेशेंट की हिस्ट्री क्या देखने को मिलेगी अपनी। दूसरी स्पॉन्डाइलो फैमिली से ये डिफरेंट कैसे है, वो चीज़ भी अपने इसके अंदर समझेंगे। इसके अलावा ईटियोलॉजी, पैथोलॉजी, इसकी एपिडेमियोलॉजी और स्टेज वाइज अपने को कौन सी रिपोर्ट करवानी चाहिए, कौन सी रिपोर्ट नहीं करवानी चाहिए, वो भी समझेंगे। क्योंकि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो इसको फिजियोथेरेपी पर्पज से भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका डायग्नोस करने के बाद फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंस क्या है इसके अंदर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस प्योर फिजियोथेरेपी का केस है। इसके अंदर कुछ अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग वगैरह देते हैं, जिसकी बात मैं आगे करूंगा, लेकिन 90% इसके अंदर रोल फिजियोथेरेपी का है। तो उस पार्ट के बारे में भी अपने डिटेल में इसके अंदर बात करेंगे। तो अब अपने स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं स्टेथोस्कोप लगा लेता हूँ। ये लो। चलो, अपने स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर लौटते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस एक स्पाइन की इन्फ्लामेटरी डिजीज है, जो कि स्पाइन को मल्टीपल लेवल पे इन्फ्लामेशन देता है, जैसे सैक्रम रीजन, लंबर रीजन, थोरेसिक रीजन। इसके कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर भी होते हैं, मतलब स्पाइन से अलग भी। इसके आंखों पे यूवाइटिस और ऐसी कुछ और भी कंडीशंस देखने को मिलती है, लेकिन ये है पर्टिकुलर एक इन्फ्लामेटरी डिजीज। और इन इन्फ्लामेशन की वजह से अगर मैं स्पाइन की बात करूं तो वर्टिब्रल बॉडी फ्यूज होने लग जाती है, स्टिफनेस देखने को मिलती है, जो फेसेट जॉइंट होते हैं उनकी जो स्लाइडिंग होती है वो कम हो जाती है। इसी बीच मेरा आप लोगों से एक डाउट है कि जो फेसेट जॉइंट है वो साइनोवियल जॉइंट है या फाइब्रस जॉइंट है। इसका आंसर मेरे को आप कमेंट करके बताओगे और इसके बारे में आगे मैं बात भी करूंगा। इसके अलावा जो सेक्रम जॉइंट है उसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी, इन्फ्लामेशन के साथ में उसके अंदर स्टिफनेस आएगी। और इस पेशेंट के अंदर जब ये आपके ओपीडी में आएगा, तो इसका जो सबसे पहला साइन होगा वो ये कहेगा कि ये मेरे को मॉर्निंग पेन होता है सर। तो ये अपने स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बेसिक बेसिक बात एक बार अपनों ने कर ली। अब अगर मैं स्पॉन्डिलाइटिस की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये क्लिनिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अपने लिए। क्लिनिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हो और आपने अर्ली डायग्नोस स्पॉन्डिलाइटिस का कर लिया है, तो उसके बाद में जो ट्रीटमेंट होगा ना वो बहुत ईज़ी होता है और पेशेंट के लिए भी वो पूरी तरीके से रिकवरी में हेल्प कर सकता है। ताकि उसको आने वाले टाइम में जो कॉम्प्लिकेशन, जो डिफ़ॉर्मिटी, जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, वो उतना उस लेवल पे नहीं होगा। इस वजह से इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस अपने लिए एज़ ए फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे इसके जो भी सिम्पटम्स आते हैं, जैसे मॉर्निंग स्टिफनेस, मॉर्निंग पेन, काइफोटिक स्ट्रक्चर, पोस्चर हो जाना, उसके अलावा कुछ डिफ़ॉर्मिटीज़, तो इन सब चीज़ों के जिनके बारे में अपने आगे मैं सिम्पटम्स में बात करूँगा, उन चीज़ों को अपने टाइम से मोबिलाइज़ जैसे स्पाइन की मोबिलिटी कम हो जाती है, तो स्पाइन को मोबिलाइज़ कर पाएँगे, इन चीज़ों को रिड्यूस कम कर पाएँगे। नेक्स्ट अब अगर इसके मैं बेसिक डिफरेंसेस के बारे में बात करूँ, जिनके बारे में डिफरेंशियल डायग्नोस के बारे में वैसे अपने पर्टिकुलरली अलग से बात करेंगे, लेकिन अभी मैं इसको सिर्फ स्पॉन्डिलोलिसिस से कंपेयर कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है और स्पॉन्डिलोलिसिस एक डिजेनरेटिव प्रॉब्लम है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जिससे अपने इसकी डेफिनेशन थोड़ी और क्लियर हो पाएगी। मैं आप बता दूँ आपको कि इनके जो डिफरेंशियल डायग्नोस है वो कई अलग-अलग डिजीज़, जैसे स्पॉन्डिलो फैमिली की जितनी भी क्लिनिकल प्रॉब्लम है, उन सब के साथ करेंगे, लेकिन अभी के लिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो स्पॉन्डिलाइटिस होता है, वो यंग एज में जनरली ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे 15 से 40 की एज में देखने को मिलता है। आपको और मेरी एज में, अपने यंग है ना, तो अपनी एज में ये दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये जो स्पॉन्डिलाइसिस होता है, ये डिजेनरेटिव प्रॉब्लम होती है। तो जितनी भी डिजेनरेटिव प्रॉब्लम है, ये ज़्यादातर यंग एज के बाद में देखने को मिलेगी, यानी ओल्ड एज में 50, 60, 70 की एज में, 60, 70 की एज में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसका एक की फीचर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है, इसके अंदर आप मोबिलिटी करोगे तो आपका पेन कम होगा, इम्प्रूव होगा उसके बाद में। लेकिन जो स्पॉन्डिलाइसिस है, उसका पेन एक्सरसाइज़ या मोबिलिटी से बढ़ेगा और इसके अंदर में अगर आप रेस्ट करोगे तो आपका पेन कम होने की बजाय और बढ़ेगा और स्पॉन्डिलाइसिस में पेन आपका कम होगा रेस्ट के बाद में। तो जब स्पॉन्डिलाइसिस का पेशेंट आता है, तो अपने उसको
रेस्ट एडवाइस करते हैं। लेकिन जो स्पॉन्डिलोलिटिस का पेशेंट होगा उसको अपने मोबिलिटी करवाएँगे, मूवमेंट करवाएँगे, एक्सरसाइज़ करवाएँगे। उसको वॉकिंग में उसको वापस से मतलब रेस्ट नहीं करने देना, बाकी सारी उसकी जो ट्रीटमेंट चलेगा उसके बारे में भी अपने आगे बात करेंगे। वो सब चीज़ें अपने रेगुलर करेंगे जिससे उसका पेन इम्प्रूव होगा। दूसरा स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर में मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस एक डिजेनरेटिव प्रॉब्लम है और मोबिलिटी के साथ इसका पेन इम्प्रूव होता है, तो इसमें जो पेन होगा वो मॉर्निंग की बजाय इवनिंग के टाइम या जिस टाइम अपने मूवमेंट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डे टाइम में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये इन दोनों के कुछ की फीचर्स हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट है। क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है और स्पॉन्डिलाइटिस एक डिजेनरेटिव प्रॉब्लम है। जब भी स्पॉन्डिलाइटिस की बात आती है ना, तो सबसे पहले अपने दिमाग में आता है एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जबकि एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस का एक सब टाइप है। स्पॉन्डिलाइटिस सिर्फ एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होता, उसके अलावा और भी इसके क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे सेरियोटिक स्पॉन्डिलाइटिस, रिएक्टिव स्पॉन्डिलाइटिस, एंट्रोपैथिक स्पॉन्डिलाइटिस और अनडिफरेंशिएटेड स्पॉन्डिलाइटिस। इनके बारे में मैं थोड़ी-थोड़ी बात कर लेता हूँ। उसके बाद में अपने सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ही कॉमन है और एज ए फिजियोथेरेपिस्ट अपने ट्रीटेबल एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, क्योंकि ये प्योर स्पाइन की प्रॉब्लम है और एज ए फिजियोथेरेपिस्ट अपने लिए जो ट्रीटेबल प्रॉब्लम है वो स्पॉन्डिलाइट एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, उससे पहले इसके सब टाइप्स के बारे में थोड़ी थोड़ी अपनी बातें कर लेते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बात करूं, तो एंकोलाइजिंग का मतलब होता है जॉइनिंग और फ्यूज होना, जुड़ जाना। तो स्पाइन की जो वर्टिब्राज है वो इसके अंदर इसके नाम से ही पता लग रहा है कि फ्यूज हो जाएगी इन्फ्लामेशन और जुड़ने की वजह से। उसके अलावा ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिजीज है। क्रोनिक इसलिए बोल रहे हैं कि ये इसके सिम्टम्स आपको कई सालों तक देखने को मिल सकते हैं। ऐसे हो सकता है कि आपके पास पेशेंट आए वो बताए कि मेरे को 5 साल 6 7 7 साल पुराना दर्द है। ये ऐसा नहीं है कि जो 2 महीने आया और चला गया, जैसे मसल पुल और बाकी स्ट्रेन स्प्रेन के टाइम में देखने को मिलता है। ये एक्यूट कंडीशन नहीं है। ये जिसको एक बार होएगा उसको ये लंबे टाइम तक इस प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा। इसके अलावा मेनली है स्पाइन और सैक्रोइलियक जॉइंट को इन्फ्लेम करती है, लीड टू पेन, स्टिफनेस, रेड्यूस स्पाइनल मोबिलिटी। इसके बारे में अपने बात कर चुके हैं। इसके बाद में एक चीज़ और मैं इसके बारे में ऐड करना चाहूँगा, इसके अंदर जब ये प्रॉब्लम थोड़ी क्रोनिक हो जाती है, तब ये थोड़े इसके अंदर ओस्टियोफाइट बनने लग जाते हैं। कुछ लिगामेंट्स होते हैं जिनके बारे में आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा डिटेल के अंदर, उनके अंदर बोन फॉर्मेशन होने लग जाता है और यही इसका कारण है कि इसके वजह से स्पाइन की जो वर्टिब्रास है वो फ्यूज़ होने लग जाती है। अब फटाफट इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो अगला आता है सोराइटिक स्पॉन्डिलाइटिस। सोराइटिक स्पॉन्डिलाइटिस एसोसिएटेड होता है विद एएस एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ में, जिसके अंदर अपने को कुछ स्किन डिजीज भी देखने को मिलती है। उसके बाद आता है रिएक्टिव स्पॉन्डिलाइटिस। रिएक्टिव स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर जो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है उसके बाद में रिएक्शन में कुछ इन्फेक्शन अपने को देखने को मिल सकते हैं, जैसे जीआई या जीयू, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या फिर जेनाइटो यूरिनल ट्रैक्ट के अंदर अपने को कुछ इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की अपने को एक बार नीड नहीं है। एंटेरोपैथिक स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर क्या होता है, जो एएस होता है उसके साथ में बाउल प्रॉब्लम एसोसिएटेड होती है, तो वो डिजीज भी इसके अंदर कंसिडर करेंगे अपने। और लास्ट आता है अनडिफरेंशिएटेड स्पॉन्डिलाइटिस, जिसके अंदर जो स्पॉन्डिलाइटिस होगा, जो इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलेगी, उसके अंदर उतने प्योर सिम्टम्स नहीं होंगे, इतने क्लियर सिम्टम्स नहीं होंगे, जिनके बा हो सकता है ये आगे जाके एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बन जाए। लेकिन इन्फ्लामेशन और बैक पेन ये चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी। लेकिन अभी अब इस पे अपने किसी क्लियर डायग्नोस पर नहीं पहुँचेंगे। वो एक कह सकते हैं माइनर इन्फ्लामेशन और माइनर सिम्टम्स होंगे जो आगे जाके एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बन सकते हैं। तो उस चीज़ को अपने इस कैटेगरी में रखेंगे। तो अब अपना बोरिंग पार्ट खत्म हो गया। अब आती है आज की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़। अब अपने फोकस करेंगे सिर्फ एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर, जो कि अपना चीफ चैप्टर है आज का। इसी चैप्टर को आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है वो मोर कॉमन और सीवियर प्रॉब्लम है स्पॉन्डिलाइटिस की। यह प्रॉब्लम इंडिविजुअल्स को ज़्यादातर उनकी यंग एज में ज़्यादा परेशान करती है। उनकी प्रोडक्टिव ईयर्स के दौरान में ये प्रॉब्लम मोस्ट कॉमन है। मैंने जैसे आपको बताया था कि 14 से 40 की एज इसके लिए सबसे कॉमन एज है। उसके अलावा यह प्रॉब्लम स्पाइन को स्टिफ कर देती है, उसको फ्यूज कर देती है। जो जॉइंट की मोबिलिटी होती है वो इस कंडीशन के बाद में ख़त्म होने लग जाती है। इसकी जो इन्फ्लामेशन होती है वो बहुत ही सीवियर होती है। उसके अंदर फेसियल जॉइंट की मोबिलिटी, इलियोसेक्रल जॉइंट की मोबिलिटी धीरे-धीरे ख़त्म होने लग जाती है। आगे अपने इसके बारे में पढ़ेंगे कि यह प्रॉब्लम जैसे पहले सैक्रम जॉइंट के अंदर इलियोसैक्रल, जिसको अपने
सैक्रोइलियाइटिस कहते हैं, वो कंडीशन बनती है। बाद में लंबर जॉइंट को इफ़ेक्ट करती है, फिर थोरेसिक को, फिर सर्वाइकल को, तो ये प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है। इसके अलावा ये आगे चलकर डिफ़ॉर्मिटी और कुछ पोस्चर प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट हो जाती है इसकी सीवियरिटी के दौरान में। तो इन चीज़ों के बारे में अपने अब डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ के जो पार्ट हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि हर संडे को अपलोड करूँगा। तो इस चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सके, और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी कर देना। The definition of ankylosing spondylitis is: ankylosing spondylitis is a chronic inflammatory autoimmune disease that's primarily affect the spine and iliosacral joint and leading to pain, stiffness and progressive fusion of the vertebrae। अब मैं इसकी अगर एपिडेमियोलॉजी के बारे में बात करूं, जो कि अपने एज ए फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? किसी भी प्रॉब्लम या डिजीज के बारे में जब किसी एक नंबर ऑफ पेशेंट्स के ऊपर जब इसकी रिसर्च की जाती है तो जो रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं उस चीज़ की स्टडी को अपने एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। तो अगर मैं एएस की एपिडेमियोलॉजी के बारे में बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये यंग लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है 15 टू 14 की एज में। तो आपकी क्लिनिकल ओपीडी के अंदर अगर कोई पेशेंट आए तो उसके अंदर ये 4-5 चीज़ें हैं जो आप नोटिस करोगे। दूसरी चीज़ है, ये मेल्स में फीमेल के कंपेयर में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये आपको अगर 10 पेशेंट आएँगे तो 8 पेशेंट मेल्स देखने को मिलेंगे इसके। इसका कारण ये है कि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो कि इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, और फीमेल्स के अंदर में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। और दूसरा, इसके अंदर जो HLA-B27 जीन है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो मेल के अंदर ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है, फीमेल के कंपेयर में। ये रीज़न है कि जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगा, वो मेल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर जिनके बारे में मैंने पहले बात की थी कि ये 15 से 40 की एज के अंदर देखने को मिलता है, उसके अंदर भी ज़्यादातर जो पेशेंट्स होंगे उनके अंदर अर्ली एडल्टहुड के अंदर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कुछ के अंदर थोड़ी-सी लेट होती है, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम पेशेंट के अंदर ये 15, 17, 18 या 20 साल से पहले-पहले ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये चीज़ भी आपको हेल्प करेगी क्लिनिकल असेसमेंट और डायग्नोस के दौरान, क्योंकि एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ना रिपोर्ट्स करवाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री लेना। और वो चीज़ बाकी डॉक्टर से एक फिजियोथेरेपिस्ट को अलग करता है। तो आपको हिस्ट्री और जो पेशेंट की जो ये रिसर्च रिपोर्ट है, एपिडेमियोलॉजी है, जितनी बेटर होगी आपकी, उतना ज़्यादा आपके लिए ईज़ी होगा विदाउट किसी रिपोर्ट के ये डायग्नोज़ करने में कि इस पेशेंट को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है या कोई भी अदर प्रॉब्लम हो। तो किसी भी प्रॉब्लम के बारे में पढ़ने से पहले जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको उसके एपिडेमियोलॉजी के बारे में अच्छे से पता हो। क्योंकि हिस्ट्री ही, पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग ही ऐसी चीज़ है जो अपने को 90% हेल्प कर देती है किसी भी चीज़ को डायग्नोज़ करने में। इटियोपैथोजेनेसिस की अगर मैं बात करूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर किसी भी प्रॉब्लम को अपने को अगर डिटेल में एज़ ए डॉक्टर समझना हो, तो अपने को उसके इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि वो डिज़ीज़ कैसे वर्क करती है, उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, पैथोलॉजी क्या होती है, तो उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, ये जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, एएस है, ये HLA-B27 जीन के रिप्रेजेंटेशन की वजह से होता है। ये एक ऑटो इम्यून रिएक्शन ट्रिगर डिजीज़ है, जिसके अंदर अपने इम्यून सिस्टम के सैक्रोइलियक जॉइंट के अंदर और स्पाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन और ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जॉइंट बोन फॉर्मेशन होने लग जाता है तथा जॉइंट फ्यूज़ होने लग जाते हैं। इसका एक कारण है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 2 वर्टिब्रास हैं, दोनों वर्टिब्रास के बीच में लॉन्गिट्यूडिनल एंटीरियर साइड की अगर मैं बात करूँ कॉमनली, क्योंकि उसी अंदर साइड देखने को मिलता है, तो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल जो लिगामेंट्स होते हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है तथा बोन फॉर्मेशन होने लग जाता है। और यही चीज़ है जो आपको एक्स-रे में और एमआरआई में आगे चलकर देखने को भी मिलेगी, मैं आपको दिखाऊँगा भी। और उस चीज़ को सिंडेस्मोफाइट बोलते हैं, जिसकी वजह से बोन बाद में फ्यूज़ हो जाती है। फ्यूज़ होने का मतलब नई बोन बन के ऊपर वाली वर्टिब्रा और नीचे वाली वर्टिब्रा एक-दूसरे से चिपकने लग जाती है, और उसी चीज़ को अपने एंकोलाइजिंग बोलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द जॉइंट इन्वॉल्वमेंट इन द एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो जो सबसे कॉमन जॉइंट है वो होगा इलियोसैक्रल जॉइंट या सैक्रोइलियक जॉइंट भी जिसको बोल देते हैं। ये सबसे कॉमन और सबसे पहले अटैक्ट होने वाला इम्यून सिस्टम के द्वारा जॉइंट होगा। इसके बाद में यह डिजीज ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करेगी। उसके बाद में यह प्रोग्रेशन लंबर रीजन पे जाएगा, फिर थोरेसिक और फिर सर्वाइकल रीजन में। और ये यहाँ तक नहीं रुकता, क्योंकि यह प्रॉब्लम मोस्ट कॉमनली एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में देखने को मिलेगी, तो स्पाइन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी। लेकिन इसके अलावा हिप जॉइंट भी इसके अंदर अफ़ेक्ट होता है मोस्ट कॉमनली, अगर अपने एक्स्ट्रा एक्सियल की बात करें तो। एक्सियल सिस्टम के अलावा अगर बात करें तो। उसके अलावा
जो अपने कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट होते हैं तथा कोस्टोस्टर्नल जो जॉइंट होते हैं, उसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है और ये चीज़ बहुत ही क्रोनिक स्टेज पे जाके देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अपने को इसके अंदर एक की फीचर पता लगता है, क्योंकि कोस्टोवर्टिब्रल और कोस्टोस्टर्नल जॉइंट इसके में अंदर इफेक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से जो चेस्ट का एक्सपेंशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, वो इफेक्ट होता है और ये एक ऐसा सिम्पटम है जो आपको इसके साथ में देखने को मिलेगा। बैम्बू स्पाइन तो मिलेगा ही मिलेगा। स्पाइन की रिजिडिटी भी देखने को मिलेगी, स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्चर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन चेस्ट एक्सपेंशन का जो रिडक्शन होगा वो भी इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल फीचर ऑफ एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये वो चीजें हैं जो आप पेशेंट के क्लिनिकल असेसमेंट के दौरान में देखोगे, पेशेंट आपको बताएगा, फिर आप जिस कंक्लूजन पे पहुंचोगे उस सब चीज़ों को मिला के अपने क्लिनिकल फीचर्स बोलते हैं। इसको अपने इजी टू डायग्नोज करने के लिए दो स्टेज में डिवाइड किया है। सबसे पहला अर्ली फीचर्स और दूसरा लेट फीचर्स। तो अर्ली फीचर्स वो होंगे जैसे 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर के बीच में जो सिम्टम्स अपने को मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब पेशेंट आपके पास आएगा ना तो वो पेन होते ही फर्स्ट डे आपके पास नहीं आएगा। जनरली क्लिनिक के अंदर क्या देखने को मिलता है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पेशेंट आता है महीने, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने तक पेन बर्दाश्त करने के बाद या कई जगह से टेबलेट मेडिसिन लेने के बाद में, तो उससे क्या होता है सही डायग्नोस उस टाइम तक हुआ नहीं होता पेशेंट का। तो आपको जब वो सिम्टम्स बताएगा, तो वो बताएगा 6 महीने, 1 साल या पिछले 2 साल के। तो उनमें जो सबसे पहला कॉमन है वो होगा क्रॉनिक लो बैक पेन। दूसरा सिम्पटम इसका देखने को मिलेगा, जो सबसे कॉमन मैं फीचर बताता हूँ आपको। इसका जो सबसे कॉमन फीचर होगा वो होगा कि सर मेरे को मॉर्निंग स्टिफनेस और मॉर्निंग पेन होता है। और ये वो टाइम होगा जब आपके दिमाग में खटकना चाहिए कि इस पेशेंट को एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। क्योंकि एज ए फिजियो मैं एक चीज़ देखता हूँ क्लिनिक के अंदर, कोई जब भी पेशेंट आता है तो फर्स्ट डे उसका डायग्नोस नहीं बन जाता। 90% चांसेस यही होते हैं कि किसी न किसी कारण से उसका फर्स्ट डे डायग्नोस नहीं बन पाता। आप उसको मल्टीपल टाइम्स चेक करते हैं, फिजिकल असेस करते हैं, फिजिकल साइंस देखते हैं, उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स तक पहुँचते हैं और फिर आपको डायग्नोस मिलता है। और क्योंकि अपने फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो मैं मानता हूँ कि अपने को रिपोर्ट्स की तरफ थोड़ा-सा स्लो जाना चाहिए। जा सकते हैं अगर इम्पोर्टेंट लगे तो। तो अपने उसको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, उस बेस पे अपने देखते हैं। तो ये जो मॉर्निंग स्टिफनेस वाला फीचर है, ये आपको स्पॉन्डिलो फैमिली के अंदर सिर्फ़ एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो ये सिम्पटम्स आपको सबसे पहले पकड़ना है। अगली 2 चीज़ें जो पेशेंट आपको बताएगा, वो ये बताएगा कि सर जैसे ही मैं एक्सरसाइज़ करता हूँ ना, तो उसके बाद मेरा पेन कम हो जाता है, या सुबह उठते ही पेन होता है, उसके बाद जैसे ही मैं कुछ काम-काज में लग जाता हूँ, तो मेरा पेन कम हो जाता है और जब मैं रेस्ट करता हूँ, तो मेरा पेन बढ़ता है। तो इसकी वजह से कई बार नाइट पेन भी पेशेंट को देखने को आपको मिल सकता है। अब अगर इसके मैं लेट फीचर्स की बात करूँ, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वैसे तो लेट फीचर्स के टाइम डायग्नोज़ करने की नौबत नहीं आती, क्योंकि लेट फीचर्स का मतलब है 3 साल, 5 साल, 10 साल पुराना पेशेंट। तो ये फीचर्स, तो ये उस टाइम तक पेशेंट का डायग्नोज़ ऑलमोस्ट हो चुका होता है। वो किसी न किसी सर्जन से या किसी दूसरे फिजियोथेरेपिस्ट से या किसी मेडिसिन से, एमडी से डायग्नोज़ करवा चुका होता है। तो इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें जो देखने को मिलेगी, जो कि आपको पता होनी चाहिए, एज़ ए एग्ज़ाम पर्पज़, एज़ ए क्लिनिकल पर्पज़। तो वो चीज़ें हैं, उनके बारे में अपने कुछ बात कर लेते हैं। तो जो पहले अपने को सिम्पटम देखने को मिले थे अर्ली स्टेज के अंदर, वो तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा इस टाइम पे पेशेंट के पोस्चर और डिफ़ॉर्मिटीज़ आना शुरू हो जाती है। उसकी चेस्ट एक्सपेंशन लो हो जाता है, काइफोटिक पोस्चर देखने को मिलता है तथा आगे जाके और डिफ़ॉर्मिटीज़ भी उसके अंदर हो जाती है तथा उसकी जो फेसियल जॉइंट की मोबिलिटी होती है, वो पूरी तरीके से लॉस हो चुकी होती है तथा इलियोसैक्रल जॉइंट। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है कि इलियोसैक्रल जो जॉइंट है वो साइनोवियल जॉइंट है या फाइब्रस जॉइंट है? इसके बारे में आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। तो इलियोसैक्रल जॉइंट की मोबिलिटी भी कम हो जाती है। दोस्तों इसके कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स भी होते हैं, जिनके अंदर स्पाइन और सैक्रोइलियक जॉइंट के अलावा भी कुछ जगह इन्फ्लेमेशन और आ जाती है, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है आँखों के अंदर, इसके अंदर रेडनेस और पेन और वो चीज़ आ जाती है जिसको अपने यूवाइटिस बोलते हैं। कुछ पेशेंट के अंदर एंथेसिस देखने को मिलता है, जिसको एंथेसाइटिस भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि पेशेंट के जहाँ पे हड्डी के अंदर लिगामेंट या टेंडन अटैच होता है, उस जगह पे इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो उस चीज़ को अपने एंथेसाइटिस बोलते हैं, जो भी इस कंडीशन के अंदर कई बार देखने को मिलता है। रेयर है ये सारी चीज़ें, इतनी ज़्यादा इतनी कॉमनली नहीं देखने को मिलती। उसके अलावा चेस्ट एक्सपेंशन रिड्यूस होने की वजह से लंग्स पे भी इफ़ेक्ट आता है तथा आयोटाइटिस भी देखने को मिलता है। आयोटा जो होती है उसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ये भी रेयर है काफ़ी तथा जनरल फटीगनेस भी देखने को मिलती है। तो अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि कमेंट करके बताओगे कि इसके अंदर जनरल फटीगनेस क्यों देखने को मिलती है?
क्या रीज़न होता है कि जनरल फटीगनेस आती है, क्योंकि ये तो एक स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो फुल बॉडी जनरल फटीगनेस होने का क्या कारण है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। जब आप क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हो, सारा क्लिनिकल असेसमेंट कर लेते हो, तो 99% आप श्योर हो जाते हो कि इस पेशेंट को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही है। लेकिन फिर भी अगर किसी कंडीशन में आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़े, जैसे कि एक्स-रे, एमआरआई, तो इनके अंदर अपने कौन-कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, उनके अंदर अपने को क्या-क्या देखने को मिलेगा, तथा कौन-सी रिपोर्ट पहले करवानी है, कौन-सी बाद में करवानी है, किस रिपोर्ट का क्या सिस्टम है, तो उन सब चीज़ों के बारे में पहले बात करते हैं अपने। अब इसके अंदर अपने कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिनके अंदर ईएसआर, सीआरपी लेवल तथा HLA-B27, इस HLA-B27 के बारे में बात करना ज़रूरी है। उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ ईएसआर और सीआरपी लेवल के बारे में। ईएसआर अपने को बताता है कि बॉडी के अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कितनी है, तथा सीआरपी बताता है कि एक्टिव इन्फ्लेमेशन कितनी है। तो ये दोनों रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आपको इन्फ्लेमेशन बॉडी की जाननी हो। इसकी कितनी नॉर्मल रेंज होती है तथा इन कंडीशन के अंदर इसकी कितनी रेंज होती है, वो मैंने एक रिपोर्ट शेयर कर दी है, आप उसके अंदर देख सकते हो। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। HLA-B27, क्या ऐसा हो सकता है कि HLA-B27 पॉजिटिव आए और पेशेंट को एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ना हो? इसका आंसर है कि हाँ, ऐसा हो सकता नहीं है, ऐसा होता है। सिर्फ 2 से 5% लोगों को ही एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, जिन लोगों को HLA-B27 रिपोर्ट पॉजिटिव आई होती है। अगर 100 लोगों की अपने HLA-B27 रिपोर्ट करवाएँगे और अगर वो पॉजिटिव है, तो उसमें से सिर्फ 10 लोग ही ऐसे होंगे जिनको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगा। तो ये जो जीन टेस्ट है इसका, ये कभी भी इस डायग्नोज को कंफर्म नहीं करेगा कि इस पेशेंट को एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही है। तो ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान में रखनी है। और इसके अगर अपोजिट की मैं बात करूँ कि अगर 100 लोगों को एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो क्या उन 100 लोगों को HLA-B27 रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी? नहीं, ये भी ट्रू नहीं है। लगभग 100 में से 80 लोग ही ऐसे होंगे जिनकी HLA-B27 रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, अगर 100 लोगों को एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखना, अगर 100 लोगों की ये रिपोर्ट करवाई जाए और वो पॉजिटिव है, तो उसके अंदर 7 से 10% लोगों को ही एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगा, और अगर 100 लोगों को एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उसमें से 80 से 85% लोगों को ही HLA-B27 रिपोर्ट जो है, वो पॉजिटिव आएगी। तो मेरे कहने का मतलब इतना सही है कि अगर HLA-B27 रिपोर्ट नेगेटिव आई है, फिर भी एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। और अगर किसी को एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव हो सकती है। अब आती है नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, एक्स-रे और एमआरआई। और एक्स-रे और एमआरआई में कन्फ्यूज़न ये रहता है कि कौन-सी रिपोर्ट करवानी चाहिए, कौन-सी पहले करवानी चाहिए, किस कंडीशन में कौन-सी करवानी चाहिए, तो उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इनकी रिपोर्ट्स के अंदर अपने को क्या-क्या फाइंडिंग्स मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्स-रे की 3 स्टेज की, कि एक्स-रे अगर करवाएँ तो कौन-सी स्टेज के अंदर, अर्ली स्टेज में, मिड स्टेज में और लेट स्टेज के अंदर क्या-क्या फीचर्स अपने को इसके अंदर देखने को मिलेंगे रिपोर्ट के अंदर। तो अगर अर्ली स्टेज की मैं बात करूँ और अगर अपने उस पेशेंट का एक्स-रे करवाते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि था कि अर्ली स्टेज के अंदर सैक्रोइलियक जॉइंट में ही इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, सैक्रोइलियाइटिस ही देखने को मिलता है। तो इस रिपोर्ट के अंदर आ सकता है सैक्रोइलियाइटिस, जिसके अंदर एसआई जॉइंट में हल्की-सी ब्लरेशन होगी। एंड जनरली अर्ली स्टेज के अंदर एक बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि एक्स-रे ज़्यादातर नॉर्मल ही आता है। इस कंडीशन में अर्ली स्टेज के अंदर एक्स-रे ज़्यादा रिलायबल नहीं होता, ज़्यादा भरोसेमंद नहीं होता। क्योंकि उस टाइम पे जो सिम्पटम्स होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन होती है, वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से उसके फीचर्स एक्स-रे में देखना कम पॉसिबल है। तो उस कंडीशन में हम एक्स-रे नहीं करवाएँगे। अर्ली स्टेज के अंदर हमेशा एमआरआई बेस्ट है। अब मैं अगर इसके मॉडरेट स्टेज की बात करूँ, जैसे 1 साल से 3 साल का टाइम एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने के, तो उस टाइम सैक्रोइलाइटिस तो ख़ैर देखने को मिलेगा ही। उसके अलावा जॉइंट थोड़े बहुत फ्यूज़ होने लग जाते हैं। जो मैंने बताया था कि कार्टिलेज और बोन फॉर्मेशन होने लग जाता है, तो उस वजह से जॉइंट फ्यूज़ होने लग जाता है, वो भी इसके अंदर थोड़ा-सा देखने को मिलता है। आपको जॉइंट स्पेस कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज़ है जो एक्स-रे में आपको देखने को मिलेगी, वो है सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस। मतलब जो कार्टिलेज के नीचे वाला हिस्सा है, कॉन्ड्रल का मतलब होता है कार्टिलेज। तो जो कार्टिलेज के नीचे वाला हिस्सा है, उस हिस्से में स्क्लेरोसिस का मतलब होता है थिक हो जाता है, हार्ड होने लग जाता है। और लास्ट में इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, वो उसके अंदर इरोजन्स देखने को मिलेंगे। इरोजन्स का मतलब होता है कि वो घिसने की वजह से वो स्मूथनेस खत्म हो जाती है उसकी। वो थोड़ा-थोड़ा थिक होना शुरू हो जाते हैं या ओस्टियोफाइट बनने लग जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें, ओस्टियोफाइट हो गया, जॉइंट थोड़ा-सा फ्यूज़ हो गया, ये चीज़ आपको मॉडरेट स्टेज में देखने को मिलेगी एक्स-रे के। एंड अब आता है एक्स-रे का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर लेट स्टेज में कोई बंदा है,
जिसको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपको लग रहा है कि हो सकता है, तो एक्स-रे रिपोर्ट सबसे बेस्ट है उसके लिए। उस टाइम अपने एमआरआई नहीं करवाएँगे, एमआरआई हमेशा ही अर्ली स्टेज के लिए बेस्ट होती है। लेट स्टेज की फाइंडिंग हमेशा ही एक्स-रे की बेस्ट होगी इन केस ऑफ एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो एक्स-रे एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लेट स्टेज में अपने को क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले देखने को मिलेगा कि स्पाइन जो है वो बैम्बू हो चुकी है, बैम्बू स्पाइन यानी स्ट्रेट हो चुकी है, स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन के साइन आपको देखने को मिलेंगे। जो जॉइंट्स हैं, वो पूरी तरीके से फ्यूज़ हो जाएँगे। इंडेस्मोफाइट्स देखने को मिलेंगी, यानी जो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल कार्टिलेज है, वो टाइट हो जाएगी और उसके अंदर बोन फॉर्मेशन होने लग जाएगा, ओस्टियोफाइट बनने लग जाएँगे नए और उसकी वजह से बोन फ्यूज़ हो जाएगी, वो चीज़ भी उसके अंदर देखने को मिलेगी। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो एक्स-रे की रिपोर्ट आएगी, तो उसके अंदर भी लिखा आएगा कि एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो फीचर्स हैं, वो इस रिपोर्ट के अंदर अपने को दिख रहे हैं। नेक्स्ट इमेजिंग रिपोर्ट की बात मैं करूँ एमआरआई की, तो अब अपने बात करते हैं कि अर्ली स्टेज के अंदर एमआरआई क्यों इम्पोर्टेंट होती है? इसका रीज़न सिंपल सा है कि इसके अंदर बोन एडिमा बनता है अर्ली स्टेज के अंदर एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन में, वो एक्स-रे रिपोर्ट के अंदर नहीं दिखता। इसके अलावा जो साइनोवाइटिस है तथा एंथेसाइटिस है, साइनोवियल लेयर की इन्फ्लेमेशन तथा टेंडन और लिगामेंट की इन्फ्लेमेशन, वो भी एक्स-रे के अंदर अपने को फाइंड्स नहीं होती। तो उस वजह से एमआरआई रिपोर्ट अर्ली स्टेज में बेस्ट होती है और हमेशा वही करवाएँगे अपने। क्योंकि अर्ली स्टेज के अंदर क्लिनिकल असेसमेंट के दौरान में फीचर्स देखने के बाद अपने को एक आइडिया तो लग ही जाता है कि इस पेशेंट को एएस हो सकता है। तो उस कंडीशन में अपने एमआरआई करवाएँगे और एमआरआई यहाँ पे इसकी डायग्नोस को कंफर्म कर देती है और यहाँ पे एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को अपने पकड़ पाते हैं। अब अगर मैं लेट स्टेज एमआरआई इमेजिंग की बात करूँ, तो उसके अंदर अपने को फैटी चेंजेस देखने को मिलेंगे, फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा, यानी कि जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, वो हार्ड होने लग जाते हैं। सॉफ्ट जो लिगामेंट, टेंडन्स होंगे, वो हार्ड होने लग जाएँगे एंड इसके अलावा स्ट्रक्चरल डैमेज भी विजिबल होंगे तथा सैक्रोइलियाइटिस तथा एक्टिव इन्फ्लेमेशन भी आपको एमआरआई इमेजिंग में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट चीज़। देखो वैसे तो एमआरआई लास्ट स्टेज के लिए बेस्ट नहीं है, एक्स-रे बेस्ट है। अर्ली स्टेज के लिए एमआरआई बेस्ट है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात आती है इम्पोर्टेंट जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे चाहिए होता था कि जब कोई टीचर पढ़ाए तो एक्सप्लेन करे कि एक्स-रे रिपोर्ट, एमआरआई रिपोर्ट में एज़ ए फिजियोथेरेपिस्ट हमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि कौन-सी चीज़ें देखने वाली है, कौन-सी नहीं है। तो मैंने एक एक्स-रे की और एक एमआरआई की रिपोर्ट आपके साथ शेयर की है। तो सबसे पहले मैं अगर एक्स-रे रिपोर्ट की बात करूँ, तो आपको येलो कलर के एरो दिख रहे होंगे। उन एरो ये दोनों 2 वर्टिब्रा के बीच में है ये एरो अगर आप गौर से देखोगे और इनको देखने पे मिलेगा कि ऐसा लग रहा है जैसे एक और बोन फॉर्मेट हो रही है इधर। मतलब ऐसे पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ वर्टिब्रा खत्म हो रही है, कहाँ शुरू हो रही है और उनके बीच में व्हाइट दूसरी वर्टिब्रा तक भी अपने को दिख रहा है। इस चीज़ को बोलते हैं अपने एंडेस्मोफाइट्स यानी कि जो लॉन्गिट्यूडिनल एंटीरियर लिगामेंट है उसका बोन बन जाना, ओस्टियोफाइट के साथ-साथ बोन बन जाती है यहाँ पे। तो वो चीज़ इसके अंदर अपने को देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप ये एक्स-रे देख के पता लगा सकते हो कि ये अर्ली साइन्स नहीं है, क्योंकि अर्ली साइन्स मैंने आपको बताया थी कि उसके अंदर सैक्रोइलियाइटिस ही देखने को मिलेगा मोस्ट कॉमनली, ज़्यादा फीचर्स आएँगे नहीं। ये एक्स-रे है अपना लेट स्टेज का, तो इसके अंदर जॉइंट फ्यूज़ हो रहा है और उसके अलावा बैम्बू स्पाइन भी अपने को देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ें आपको लेट स्टेज एक्स-रे के अंदर देखने को मिलेगी। अब जो एमआरआई की रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर की है, वो है अर्ली स्टेज की रिपोर्ट, क्योंकि एमआरआई अर्ली स्टेज के लिए बेस्ट होता है, तो मैंने आपको वही रिपोर्ट शेयर कर दी है। आप देख सकते हो कि रेड-रेड एरो दिख रहे होंगे आपको, जो कि आपको बोन मैरो एडिमा के बारे में बता रहे हैं। जो आपको व्हाइट-व्हाइट जो दिख रहा है, वो बोन मैरो है, जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ गई है। उसके अलावा सैक्रोइलियाइटिस भी मिलेगा, क्योंकि अर्ली स्टेज के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है तथा हल्की-फुल्की एक्टिव इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलेगी। जो रेड-रेड साइन्स जो दिख रहे हैं, वो जो फेसिट जॉइंट की साइड में रेड-रेड निशान दिख रहे हैं, आपको वो एक्टिव इन्फ्लेमेशन को आपको बताएँगे। तो मैंने जो एक्स-रे की आपको लेट स्टेज की इमेज शेयर की है तथा एमआरआई की जो अर्ली स्टेज की रिपोर्ट शेयर की है, उसको आप एक बार ध्यान से देख सकते हो तथा गूगल पे जाके मेरी मानो तो एक बार इनकी कुछ रिपोर्ट्स और कुछ फ़िल्म्स अगर है, तो वो भी आप देख लेना, स्टडी कर लेना, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अब मैं अगर इनके ओवरऑल डायग्नोस के बारे में बात करूँ कि अपने किस-किस स्टेज में कैसे-कैसे इसका डायग्नोस करेंगे, तो सबसे पहले अपने इसके क्लिनिकल फीचर देखेंगे, जो कि अपने 70% डायग्नोस बनाने में हेल्प करेगा। जिसके अंदर पेशेंट आपको बताएगा कि उसके मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है, मॉर्निंग पेन रहता है तथा मोबिलिटी के दौरान पेन कम होता है और स्पाइन की जो मोबिलिटी है वो थोड़ी लो हो गई है। उसके अलावा इसके अंदर बैम्बू स्पाइन और स्ट्रेटिंग ऑफ स्पाइन देखने को मिलेगा आपको। एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहूँगा, बैम्बू स्पाइन और स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन या फिर एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन के अंदर रेडिएटिंग पेन ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसके अंदर नर्व इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है। ये ज़्यादातर प्योर एक ऑर्थो का केस की तरह अपने इसको देख सकते हैं। इन सब क्लिनिकल असेसमेंट और इन सब फीचर्स को देखने के बाद में हम जाएँगे इमेजिंग रिपोर्ट के अंदर।
अगर आपको लग रहा है कि केस अर्ली स्टेज का है, तो आप उसकी एमआरआई करवा सकते हो, जिसके अंदर आपको सैक्रोइलियाइटिस और बोन मैरो एडिमा देखने को मिलेगा। और अगर केस क्रोनिक है, तो उसके अंदर आप एक्स-रे कराओगे, जिसके अंदर बाइलेटरल सैक्रोइलियाइटिस तथा बैम्बू स्पाइन और स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन के संकेत आपको देखने को मिलेंगे, तथा बोन फ्यूजन भी देखने को मिल सकता है और काइफोटिक चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हो, जैसे HLA-B27, जो कि एक स्पोर्टिव एग्जामिनेशन की तरह काम करेगा। HLA-B27 को अपने डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा एक ईएसआर और सीआरपी लेवल भी करवाएँगे, जो कि जनरली बढ़े हुए मिलेंगे, जो कि आपको एक्टिव इन्फ्लेमेशन के बारे में बताएँगे कि अभी इन्फ्लेमेशन बॉडी में कितनी है। क्योंकि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आप ज़्यादातर क्लिनिकल असेसमेंट पे विश्वास रखते हैं, तो आपको इसके कुछ डिफरेंशियल डायग्नोस पता होने चाहिए कि जो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, उससे मिलती-जुलती कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और इनके साथ इनके कंपैरिज़न में ये इनसे अलग कैसे है। तो इसीलिए अपने कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वर्सेस मैकेनिकल पेन वर्सेस रूमेटॉइड आर्थराइटिस वर्सेस लंबर स्पॉन्डिलोसिस। तो इन सब चीज़ों की डिफरेंशियल डायग्नोस के बारे में बात करेंगे, ताकि ये क्लियर हो सके कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्यों है और बाकी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं है। इसके अंदर सबसे पहले आता है एज फैक्टर। तो एएस जो है वो ज़्यादातर 15 से 40 की एज में देखने को मिलेगा। मैकेनिकल पेज पेन किसी भी एज में हो सकता है। जो लंबर स्पॉन्डिलाइसिस है, वो एल्डरली पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका कारण ये है कि क्योंकि ये डिजेनरेटिव प्रॉब्लम है, जो कि एल्डर एज में ज़्यादा होती है। और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो यंग मिडल एज में ज़्यादा होता है, यानी कि 25 से 45 के बीच में। लेकिन ये दोनों का टाइम पीरियड वैसे सेम भी हो सकता है, तो ये कोई फाइनल फीचर नहीं है। ये जो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है ना, इसका जो कोज होगा जो पेन का, वो होगा इन्फ्लेमेटरी, और इसी के साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोज भी इन्फ्लेमेटरी होगा, जबकि मैकेनिकल पेन का कोज मैकेनिकल होगा और जो स्पॉन्डिलाइसिस है उसका कोज होगा डिजेनरेटिव। अब अगर मैं मॉर्निंग पेन की बात करूं, तो वो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर होगा। बाकी दोनों के अंदर मॉर्निंग पेन बहुत कम या नहीं के बराबर मिलेगा आपको। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज इन एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इनके अंदर पेन कम होगा, जबकि मैकेनिकल पेन और डिजेनरेटिव कोज वाला पेन ज़्यादा होगा। एंड जो इफेक्ट ऑफ रेस्ट है, वो पेन कम करने के बजाय बढ़ाने का काम करेगा एएस और आरए के अंदर, जबकि बाकी दोनों के अंदर रेस्ट करने पे पेन कम होगा। अब अगर मैं जॉइंट की बात करूं, तो जो सबसे पहला एएस है, उसके अंदर सैक्रोइलियक जॉइंट और स्पाइन की जॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जबकि जो मैकेनिकल पेन है, उसके अंदर पैरास्पाइनल स्ट्रक्चर ज़्यादातर इन्वॉल्व होगी, और जो स्पॉन्डिलोलिसिस है, उसके अंदर फेसिक जॉइंट और डिस्क में डिजनरेशन देखने को मिलता है। और लास्ट जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो इस कंडीशन में एएस से थोड़ा सा अलग है, उसके अंदर सर्वाइकल जॉइंट ज़्यादा इफेक्ट होगा इन कंपेयर टू लंबर रीजन। अब अगर अपने इन चारों की एमआरआई रिपोर्ट करवाएं, तो एएस के अंदर एमआरआई रिपोर्ट के अंदर पहले से अपने डिस्कस कर चुके हैं, मैकेनिकल पेन की एमआरआई यूजुअली नॉर्मल देखने को मिलेगी, और स्पॉन्डिलोलिसिस के एमआरआई के अंदर डिस्क डिजनरेशन और ओस्टियोफाइट ऐसी चीज़ें, नर्व कंप्रेशन देखने को अपने को मिल सकता है। और जो आरए की एमआरआई है, उसके अंदर अपने को सर्वाइकल रीजन के अंदर इरोजन्स देखने को मिलेंगे। ईएसआर और सीआरपी रिपोर्ट अगर अपने इनकी करवाएंगे, तो एएस के अंदर और आरए के अंदर, दोनों के अंदर ये बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि दोनों इन्फ्लामेटरी कंडीशंस है, जबकि बाकी दोनों के अंदर ये चीज़ नॉर्मल देखने को मिलेगी। इन सब चीज़ों को कंपेयर करके अपने एक डायग्नोस बना सकते हैं कि कैसे ये बाकी सबसे अलग है। आपने देखा होगा कि आरए एएस से काफ़ी हद तक मिलता-जुलती कंडीशन है, लेकिन इसके बाद भी इनके अंदर काफ़ी डिफरेंसेस रह जाते हैं। आरए के कुछ और सिम्पटम्स भी होते हैं जो इसके अंदर नहीं प्रेज़ेंट होंगे, इसके कुछ सिम्पटम्स हैं जो इस आरए के अंदर नहीं प्रेज़ेंट होंगे। जैसे कि ये ज़्यादातर स्पाइन और इलियोसैक्रल जॉइंट तक कॉमनली प्रेज़ेंट होता है, जबकि आरए जो होगा वो बाकी जॉइंट्स को इफ़ेक्ट इफ़ेक्ट करेगा। अगर अपने आरए रिपोर्ट करवाएँगे, तो आरए पॉजिटिव आएगा, जबकि एएस के अंदर आरए रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। तो उस बेस पे अपने इन दोनों के डिफरेंशिएट डायग्नोस निकाल सकते हैं। क्योंकि एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, और ये जीन से रिलेटेड होती है, अपने डीएनए के अंदर म्यूटेशन की वजह से होती है। तो इसके अंदर अपने इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, पर इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो इसका जो ड्रग्स का मैनेजमेंट होगा, उसके अंदर ज़्यादातर अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देंगे, जिसके अंदर स्टेरॉइडल और नॉन स्टेरॉइडल दोनों मेडिसिन अटैच होगी। साथ में कुछ सीवियरिटी के अकॉर्डिंग कुछ मेडिसिन चेंज करते रहेंगे। मेडिसिन के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके अंदर। अपने बात करेंगे इसके अंदर फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की। तो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि स्पाइन की मोबिलिटी करवाई जाए। स्पाइन की मोबिलिटी होगी तो पेन कम होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगी, और मोबिलिटी बढ़ने की वजह से जॉइंट जो फ्यूज़ हो रहे हैं, वो फ्यूज़ होने से बचेंगे। इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएँगे ताकि चेस्ट एक्सपेंशन हो सके, पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइज करवाएँगे, और कुछ स्ट्रेंथनिंग और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी इसके साथ ऐड करेंगे। फिजियोथेरेपी जो मैनेजमेंट है, उसको थोड़ा-सा डिटेल में समझने की नीड है।
तो चलिए सबसे पहले इसके गोल्स के बारे में बात करते हैं। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर अपने गोल होंगे कि स्पाइन की मोबिलिटी बढ़े, जॉइंट फ्यूजन कम हो, पोस्चर करेक्ट हो, तथा जो स्टिफनेस है मॉर्निंग स्टिफनेस वो कम हो, पेन कम हो, तथा पेशेंट इंडिपेंडेंसी को अचीव कर सके, उसके अंदर डिफॉर्मिटीज ना आए। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के दौरान में उसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, बैक की जितनी भी है, लेग्स की, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स और इन सब चीज़ों की मोबिलिटी देंगे, स्पाइन की, स्पाइनल रोटेशन एक्सरसाइज जैसे कि। और उसके अलावा इसके अंदर स्पाइन की जो कोर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है वो भी अपने स्टार्ट साथ साथ शुरू करेंगे, ताकि मसल्स उस पोस्चर इनकरेक्शन से इसको बचा सके। फिर पोस्चर करेक्शन के बारे में इसको भी पेशेंट को बताएंगे कि इसको घर पे क्या है, कैसे मैटर्स यूज करने हैं, वो सारी चीज़ें अपने इसको गाइड करेंगे। उसके साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पेशेंट अपनी वॉकिंग बंद ना करे, इमोबलाइज ना हो, रेस्ट ना करे। और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज अगर कोई पेशेंट इस कंडीशन में कर सकता है तो वो है स्विमिंग। स्विमिंग के दौरान में पूरी बॉडी की विद स्पाइन सारी फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट हो रही होती है। तो आप, अगर मैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताऊं, तो पेशेंट को हमेशा एक्सरसाइज बताओ कि अगर गर्मियों का मौसम है, पेशेंट स्विमिंग कर सकता है, तो उसको स्विमिंग जरूर डिस्क्राइब करो। So thank you everyone. If you have any questions regarding ankylosing spondylitis or its physiotherapy management, I will be happy to answer you.